देश को आजाद हुए 72 साल से ज्यादा का समय हो गया है। हम अपने आप को एक शिक्षित और सभ्य समाज के रूप में देखते हैं। भारत की पहचान दुनिया भर में है और शिक्षा और संस्कृति के कारण ही है, लेकिन कुछ पहलू ऐसे भी हैं कि जो हमें कई बार निराश करते हैं। भारतीय संविधान में जो दलित हैं या अनुसूचित जाति के लोग हैं, उनकी रक्षा के लिए, उनके संरक्षण के लिए बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं। शायद उसके पीछे कारण ये था कि संविधान बनाने वालों को भी इस बात का थोड़ा आइडिया था कि आने वाले समय में किस तरह की चीजें हो सकती हैं। इसके बावजूद भी गाए बगाए कुछ इस तरह की बातें या इस्तेमाल शब्दों के सामने आते हैं जिससे जातिगत भावनाएं आहत होती हैं। ये एक आम आदमी के द्वारा किया जाए तो बात समझ में आती है कि अशिक्षा अज्ञान के कारण कोई भी व्यक्ति ऐसा कर सकता है, लेकिन जब ऐसा कृत्य किसी संस्थान द्वारा किया जाता है, वो भी सरकारी संस्थान के द्वारा, तो हमारे समाज का एक बहुत शाह पहलू सामने आता है। ऐसे ही एक मामले में दिल्ली की एक अदालत ने एक सरकारी संस्था जिसे DSSSB के नाम से जाना जाता है, उसके खिलाफ FIR का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि इसके खिलाफ SC/ST एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट में FIR की जाए और इसकी जांच कर हर महीने रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जाए। तो इस मामले में शिकायत करने वाले अधिवक्ता SP गौतम हमारे साथ हैं। हम उनसे जानते हैं कि क्या ये मामला था। देखिए सर, ये एक मामला था जिसके अंदर 2018 के अंदर एक अनुसूचित जाति की एक जाति को लेके एक जातिगत टिप्पणी की गई थी और जो कि अपमानजनक टिप्पणी थी। उसमें 4 सवाल पूछे गए थे और उस अनुसूचित जाति के वर्ग को भावनाएं आहत हुई। और सबसे बड़ी बात यह थी कि हमने इस सवाल में पहले पुलिस को अप्रोच किया, परंतु पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई नहीं की, क्योंकि हमारी जो शिकायत थी वो एक बहुत मजबूत दिल्ली की या भारत की एक बहुत मजबूत संस्थान के खिलाफ थी। तो दिल्ली पुलिस ने उस पर ढुलमुल रवैया अपनाया, जिसके कारण एक बार उसमें ACP के वारंट भी हुए। परंतु उसमें जो जैसे ही अक्टूबर नवंबर में हमने केस फाइल किया, तो जनवरी के अंदर जब DSSB और पुलिस ने रिप्लाई फाइल किया, तो DSSB ने सबमिशन कोर्ट के अंदर किया कि they have disengaged paper setter and they have blacklisted him and such kind of questions will not repeat in future। तो ये जो है जनवरी के अंदर इन्होंने काम किया। अब क्या होता है कि इसी दौरान जनवरी के बाद में लॉकडाउन लग जाता है। लॉकडाउन के बाद में लॉकडाउन नहीं, उसमें उसके 1 साल बाद ही 2019 में फिर दोबारा से एक क्वेश्चन पेपर आता है। उसमें अनुसूचित जाति की एक बहुत ही जानी पहचानी और प्रमुख जातियों में से एक जाति की महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक और अपमानित सवाल पूछा जाता है। तो जब पहले वो 2018 में कोर्ट में अंडरटेक कर चुके थे कि इस प्रकार का वो जो क्वेश्चन है वो दोबारा रिपीट नहीं करेंगे और वो पेपर सेटर्स को सेंसिटाइज करेंगे। सर, आपको क्या लगता है कि जो शिक्षकों की भर्ती से संबंधित परीक्षा में पूछा गया DSSB के द्वारा, ये क्या हमारी सामाजिक सोच कैसी है, किस तरह की चीजों को दिखाता है? क्या ये अज्ञानता के कारण हुआ या जानबूझकर किया गया? देखिए, अज्ञानता के कारण नहीं हुआ। जब 2018 में पहले सवाल पूछ चुके थे तो हम 2018 में सोच सकते थे कि इनकी ये अज्ञानता के कारण और जानबूझकर नहीं किया गया, परंतु 2019 में पूछना और कोर्ट के सामने ये अंडरटेक करना कि वो नहीं करेंगे, ये दर्शाता है कि जानबूझकर। और देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ जातिगत दुर्भावना से पूछा गया सवाल नहीं था। ये सवाल इसलिए भी पूछा गया कि जो भी अनुसूचित जाति के बच्चे उसके अंदर बैठे हैं, उनका माइंड डाइवर्ट हो, और माइंड डाइवर्ट होने के कारण वो कहीं ना कहीं उस परीक्षा का परिणाम उनके लिए विपरीत हो। क्योंकि आपको ये पता होगा कि 1-1 मिनट के 50 से 60 सेकंड में एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है। और इस प्रकार के जो सवाल है, जब अनुसूचित जाति समाज के बच्चों ने सवाल देखे तो मेंटली रूप से डिस्टर्ब हुए और कहीं ना कहीं उनसे परिणाम उनका इफेक्ट हुआ। तो सर, इसके बारे में DSSB का क्या कहना था? उन्होंने क्या कहा कि इस तरह के जो कृत्य हुआ है वो क्यों और कैसे हुआ? देखिए, DSSB कभी भी ये मानने को तैयार नहीं थी कि उन्होंने किसी भी समाज के खिलाफ कोई अपराध किया है। DSSB को ये लगा कि एक सामान्य प्रक्रिया है, हम किसी भी अनुसूचित जाति की महिलाओं को अपमान कर सकते हैं, उसके बाद में हम 2 बार सवाल पूछ सकते हैं और कोर्ट चाहे कितनी भी हमसे रिक्वेस्ट करे, हम पेपर सेटर का नाम नहीं बताएंगे, हम आरोपी अपराधी लोगों का नाम नहीं बताएंगे। 2-2.5 साल तक कोर्ट उनसे रिक्वेस्ट करती रही और 2.5 साल बाद उन्होंने जो सील्ड एनवेलप है उसमें जो है आरोपियों के नाम कोर्ट में दिए। और कोर्ट में देने के बाद ही कोर्ट को पता लगा, उससे पहले जो ये थे, ये लोग दोषियों को और आरोपियों को बचाने का काम कर रहे हैं। तो क्या सर, जो लोगों के नाम सीलबंद लिफाफे में कोर्ट में पेश किए गए, क्या अब कोर्ट के आदेश में उन लोगों को भी FIR में शामिल किया गया? देखिए, FIR के अंदर जो हमारी जो शिकायत थी, हमारी शिकायत तो चेयरमैन DSSB के खिलाफ थी, क्योंकि जो DSSB के चेयरमैन है वो उसमें फाइनल अथॉरिटी है और कोई भी एग्जाम जो है वो फाइनल अथॉरिटी और इनके जो कोर कमेटी के अप्रूवल के बिना मार्केट में नहीं आ सकता।
तो हमारा जो मेन जो हमारा आरोप था वो डीएसएसबी चेयरमैन के खिलाफ था, क्योंकि उन्हीं के संरक्षण में 2 बार ये सवाल पूछा गया। परंतु जब डीएसएसबी ने 2.5 साल बाद सील्ड एनवलप में जो नाम दिए, हमें इस बारे में नहीं पता कि वो चेयरमैन के नाम है या आरोपियों के नाम है या किसी संस्था के नाम है या किसी विशेष व्यक्तियों के नाम है। तो इस बारे में हमें नहीं पता, क्योंकि वो सील्ड एनवलप में कोर्ट के सामने। सर ये किस सेक्शन में एफआईआर दर्ज हुई है? एक्चुअली सेक्शन जो है अभी क्लियर नहीं है, लेकिन सेक्शन 3 सब क्लोज 1 सब क्लोज यू के अंडर में। सर ये सेक्शन क्या कहता है? ये कहता है कि आइदर बाय वर्ड्स स्पोकन और रिटन इफ यू हैव इंसल्टेड एनी पर्सन ऑफ शेड्यूल कास्ट दैट वुड बी अमाउंट टू एट्रोसिटी। तो सर इस मामले में हमारा संविधान क्या कहता है? जो अनुसूचित जाति और पिछड़ी जातियां हैं उनके बारे में, उनके संरक्षण के बारे में, प्रताड़ना से लड़ने के बारे में या रोकने के बारे में संविधान का क्या आउटलुक है? देखिए, संविधान का कॉन्स्टिट्यूशनल, जब संविधान को हम पढ़ते हैं तो हम संविधान के जो पहले 3 शब्द वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, तो हम के अंदर में बिना कास्ट के, बिना क्रीड के, बिना कलर के और बिना रिलीजन के, बिना लैंग्वेज के, बिना आइडेंटिटी के सबको इक्वल प्रोटेक्शन दी गई है। परंतु जो सोशियो इकोनॉमिकल बैकवर्ड है या माइनॉरिटीज हैं या एसटी हैं या एससी है, उनको स्पेशल प्रोटेक्शन इस वजह से दी गई है क्योंकि सदियों से ये लोग सताए हुए थे, उन्हें कहीं ना कहीं स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत थी। सर मैं एक चीज और आपसे पूछना चाहता हूं कि जो DSSSB के जो चेयरमैन है वो कौन सी सेवा के अधिकारी होते हैं और उनका क्या स्तर होता है, और उनसे समाज की या संविधान की या कानून की क्या अपेक्षाएं होती हैं? देखिए, 2 चीजें हैं कि जो DSSB के जो चेयरमैन है वो सीनियर वरिष्ठ IAS अधिकारी होते हैं। क्या सर हम ये मान लें कि जो एक वरिष्ठ लोक सेवक है उन्हें SC/ST एट्रोसिटीज प्रिवेंशन एक्ट या आर्टिकल 14 की जानकारी नहीं थी, इसलिए उन्होंने ये मामला सामने आने के बाद भी अपने स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं की? नहीं, देखिए, वो कुछ लोग जो है वो एक जातिगत मानसिकता से काम करते हैं और उन्हें ये पता था कि हमारे खिलाफ अगर एक बार भी कुछ नहीं हुआ तो दूसरी बार भी हमारे खिलाफ कुछ नहीं होगा, और ऐसा नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहली बार जो सवाल पूछा और जो आज तक की स्थिति में 4 चेयरमैन बदल चुके हैं DSSB के। सर जैसे ये एक आदेश आया है, सर कितनी तारीख को ये आदेश आया है? ये आदेश 17 तारीख को आया है। सर दूसरी बात अगर करें कि अरेस्टिंग की बात करें तो जो FIR दर्ज होगी उसमें जो एक्यूज बनाए जाएंगे उनके अरेस्टिंग के खिलाफ क्या राइट होंगे? क्या पुलिस और दूसरे मामलों की तरह इसमें भी कह सकती है कि भाई हमें सफिशिएंट एविडेंस नहीं मिला अरेस्ट करने के लिए एक्यूज को, तो उस कंडीशन में क्या इसका आउटकम होगा? देखिए, जिस प्रकार हम अनुसूचित जाति के मामले पूरे भारत में देखते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस मामले में पुलिस जो है बिल्कुल ढुलमुल रवैया अपनाएगी। पुलिस कोई भी फेक डिफेंस लेके आए, परंतु हम जुडिशियल सिस्टम पर, जस्टिस पे हमें पूरा विश्वास है और पुलिस चाहे कोई भी प्ली ले, हम उसका जवाब जो है कोर्ट में एप्रोप्रिएट फोरम पे देंगे। और इस मामले में जो एक्यूज्ड है वो एंटिसिपेटरी बेल नहीं ले सकते बिकॉज इट इज बार्ड अंडर सेक्शन 18 ऑफ SC/ST PO एक्ट। और पुलिस अगर इस मामले में कहती है कि उन्हें सबूत नहीं मिले तो हम कोर्ट में सबूत देंगे, और जो दोषी पुलिस कर्मचारी हैं या दोषी पुलिसकर्मी होंगे या दोषी अधिकारी होंगे उनके खिलाफ हम सेक्शन 4 की हम प्रोसीडिंग्स SC/ST एक्ट में करेंगे। ये थे हमारे साथ दिल्ली की एक अदालत में वकालत करने वाले वकील सत्यप्रकाश गौतम।